गुड इवनिंग बच्चों। आवाज मेरी आ रही सभी को? ओके, ठीक है। आज हम लोग प्रोटीन सीक्वेंसिंग का टॉपिक करेंगे और कल परसों, है ना, कल फ्राइडे है, कल जो है टेक्निक वाला पार्ट करेंगे क्योंकि अभी प्रोटीन में काफ़ी कुछ चीज़ें आपने कर ली, सेकंड थर्ड बैच वाले बच्चों ने भी। तो कल हम लोग टेक्निक वाला चैप्टर फिर से रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी हफ्ते में कुछ क्लास आपकी बायोकेम की भी होंगी और कुछ टेक्निक की भी होंगी, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ग्रुप पे थोड़ा सा ध्यान रखा करिए आप लोग। गुड इवनिंग अनामिका, शिप्रा, अजीत, लता, सोनाली, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटीन सीक्वेंसिंग का। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने प्रोटीन की स्ट्रक्चरल डिटेल, टाइटेशन वाली कॉन्सेप्ट सीखी थी। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोटीन सीक्वेंसिंग का है। ठीक है। तो देखो, प्रोटीन सीक्वेंसिंग में कुछ तीन चीज़ों पे मेजर फोकस होगा हम लोगों का। एक, हम लोग एडमेंट डिग्रेडेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। पीहर एडमिन सर का नाम आएगा प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन सीक्वेंसिंग की प्रोसेस में। और उनके थ्रू जो मेथड दिया गया था प्रोटीन सीक्वेंस करने का, उसको हम बोलते हैं एडमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है। एक मेथड सेंगर सर ने भी बताया था, सेंगर सर ने भी, उनका भी प्रोटीन सीक्वेंसिंग का मेथड हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो तीसरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे मेजर क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, वो उन प्रोटीजेस की है, उन एंजाइम्स की है जो स्पेसिफिकली आपके प्रोटीन को, आपके पॉलीपेप्टाइड को कुछ स्पेसिफिक पार्ट से कट करते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई कि इस चैप्टर में क्या क्या रेलिवेंट चीजें हैं। अब पहले समझेंगे कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। तो भाई, प्रोटीन सीक्वेंसिंग में क्या है कि आपके पास कोई अननोन प्रोटीन है ना, जिसके सीक्वेंस का आपको आइडिया नहीं है। मतलब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि कौन से अमाइनो एसिड से और किस फैशन में अरेंज्ड है, कौन से अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज किए गए, यही आपको पता करना है ना। तो जैसे एक एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, AGKLMTYLS, कुछ इस तरीके का अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बना दिया हमने, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डेकापेप्टाइड हो गई। 10 अमाइनो एसिड की एक डेकापेप्टाइड आपको दिख रही है। ठीक है। तो इस डेकापेप्टाइड में, इस 10 अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड है, इसमें क्या बिना सीक्वेंसिंग के आप बता सकते हो कि एन टर्मिनस पे अल्नीन है या फिर सी टर्मिनस पे टाइरोसिन है? बताइए, आप बता सकते हैं क्या? एलेनिन आपका एन टर्मिनस पे है और सी टर्मिनस पे अभी आपको वाई दिख रहा है, टाइरोसिन दिख रहा है। इट कुड बी अपोजिट एज वेल, लाइक वी कैन कीप वाई हियर एंड एलेनिन को हम सी टर्मिनस पे रख सकते हैं। बताइए, बात समझ में आई? तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग में क्या करना है आपको? प्रोटीन सीक्वेंसिंग एक्चुअल में आपको इस पूरे पूरे सीक्वेंस के बारे में ही पता करना है। और इस सीक्वेंसिंग की प्रोसेस में जो सबसे पहले दो नाम आते हैं, एडमिन सर का जो नाम आता है और जो पीहर एडमिन सर का नाम आता है, इन दोनों लोगों ने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो रेसिड्यू है उसको आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस शुरू की थी। मतलब जो केमिकल्स इन्होंने यूज किए थे प्रोटीन को सीक्वेंस करने के लिए, वो केमिकल एक्चुअल में एन टर्मिनस पे प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड था उसको आइडेंटिफाई कर रहा था। लेकिन हाँ, दोनों में डिफरेंसेस थे क्योंकि दोनों के केमिकल्स अलग थे। कॉन्सेप्ट समझ में आई? तो हमें इस पूरे पूरे सीक्वेंस को पता करना है थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर, जिसमें आप अलग अलग स्टेप्स से अलग अलग तरीके के केमिकल्स स्पेसिफिक पोर्शन में यूज करेंगे और उससे आप पूरे पूरे प्रोटीन्स को सीक्वेंस करेंगे। अब जरा ये समझो कि प्रोटीन सीक्वेंस करने का बेनिफिट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर आप साइटोसॉल बना देते हैं, है ना। ये न्यूक्लियस है, यहाँ आपने साइटोसॉल बना दिया, कुछ राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और भी अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें, यूकैरियोटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट में कुछ अलग तरीके के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में अलग तरीके के प्रोटीन्स आपको मिल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर है तो उसका अलग सेट ऑफ प्रोटीन है। पेरोक्सिसोम है तो वहां पर कुछ अलग इंडिविजुअल प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग सेल ऑर्गेनेल में अलग अलग प्रोटीन्स काम करेंगे। लॉजिकल है भाई। बिना एंजाइम के तो कोई सेल ऑर्गेनेल का कोई फंक्शन चल नहीं रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में आपको फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी मिलती है, पेरोक्सिसोम भी आपका
फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता, लाइसोसोम में आपको डिग्रेडेटिव एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, इजंट इट। साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस वाले बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे आप पढ़ते हैं। तो कुल मिला के हर एक सेल कंपार्टमेंट में कुछ यूनिक तरीके के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्रोटीन जनरली राइबोसोम पे बनते हैं। अब वो राइबोसोम चाहे न्यूक्लियस के बाहर ये जो ईआर लगा हुआ है उस पे एसोसिएटेड राइबोसोम पे बनाए गए हों, या फिर वो जो फ्रीली प्रेजेंट राइबोसोम्स हैं इस साइटोसॉल में उन पे बनाए गए हों। तो ये प्रोटीन जो है बनेंगे तो ये साइटोसॉलिक रीजन में। क्यों बच्चों, ये सारे के सारे प्रोटीन कहाँ बनेंगे? आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना सभी को? प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होंगे? साइटोसॉलिक जोन में। प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी राइबोसोम है जो साइटोसॉल ओरिएंटेड है। तो ये प्रोटीन जब बन जाएंगे तो ये कैसे जाए, इनको कैसे ये पता चलेगा कि इनको माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर इनको क्लोरोप्लास्ट में या फिर इनको न्यूक्लियस में जाना है, कैसे पता चलेगा? तो जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं ना, है ना, उनके एन टर्मिनस पे या फिर सी टर्मिनस पे और कई बार कुछ इंटरनल पोजीशंस पे कुछ यूनिक तरीके के सीक्वेंसेस मिलते हैं, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको मिलता है, और वो पैटर्न हेल्प करता है इस प्रोटीन को ये आइडेंटिफाई करने में कि इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या होगी। बात समझ में आई? तो अगर आप प्रोटीन सीक्वेंस कर लेंगे तो आप पता कर सकते हैं ना कि 1 2 3 4 नंबर पे क्या है, या फिर यहाँ पर आप सपोज आपने लिख दिया 10 9 8 एंड 7 7 8 9 10 की पोजीशन क्या थी? अरम, अनामिका, शिप्रा, रोशनी, अजीत, समझ में आया सभी को? फरहत, विशाली, है ना? तो अगर आप प्रोटीन सीक्वेंस कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल सकता है कि ये प्रोटीन कहाँ डेस्टाइन्ड है, इस प्रोटीन को किस जगह पे एक्ट करना है ना? सिमिलरली अगर प्रोटीन में कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, अगर प्रोटीन में कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, मान लेते हैं कि प्रोटीन का कोई एक पार्ट डिफॉर्म्ड है, कोई एक पार्ट प्रॉपर नहीं बना है, तो उसको भी आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? उसका भी करेक्शन कैसे पॉसिबल है? जब आपको प्रोटीन का वो सीक्वेंस पता हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कोडॉन और जीन में सेट में चेंजेस करेंगे, है ना? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर दो प्रोटीन है और उनमें आपको कुछ सीक्वेंस सिमिलैरिटी मिल रही है तो उससे आप उनकी होमोलॉगी भी पता कर सकते हैं, राइट? तो प्रोटीन सीक्वेंस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और प्रोटीन सीक्वेंसिंग की जो प्रोसेस शुरू हुई थी वो फ्रीडरिक सेंगर सर ने स्टार्ट करी थी 1953 के आसपास, और इनको तो नोबेल प्राइज ही मिला था क्योंकि इन्होंने इंसुलिन का पूरा पूरा सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया था। ठीक है? सो ही डिटरमिन्ड द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बोविन इंसुलिन, पूछा गया सेंगर सर का नाम सीएसआईआर के पेपर में भी। एंड फर्स्ट टाइम ये इन्होंने फाइंड आउट किया कि हर एक प्रोटीन में आपको एक प्रिसाइज अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखने को मिलता है, और जनरली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टीरियोकेमिस्ट्री में, है ना? प्रोटीन सीक्वेंसिंग रेफर्स टू द टेक्निक दैट एम्प्लॉय टू डिटरमिन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन, और आज की डेट में बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी सीक्वेंस किए जा चुके हैं। अब अगर हम इसके यूजफुलनेस की बात करें, इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है प्रोटीन फैमिली का, है ना? आप प्रोटीन का सेलुलर लोकेलाइजेशन पता कर सकते हो कि ये प्रोटीन कहाँ पर काम करने के लिए बनी है, उसका फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन आप पता कर सकते हो उसके सीक्वेंसेस के बेसिस पे, है ना? जैसे हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस अगर ज्यादा है, अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ज्यादा है तो उसकी लोकेशन कभी भी पोलर तो नहीं हो सकती है ना? लॉजिकल है? बताइए, अगर किसी भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज ज्यादा है तो वो कभी पोलर जोन में तो नहीं एक्ट कर सकती है ना? तो एक रफ आइडिया आपको लग सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो सेंगर सर ने यूज करी थी। सेंगर सर का आइडिया क्या था कि इन्होंने कुछ 3 केमिकल्स यूज करे थे। एक एफडीएनबी के नाम से पढ़ते हैं आप, एक डैप्सिल क्लोराइड पढ़ते हैं, और एक आप पढ़ते हैं डेंसिल क्लोराइड। एक पढ़ते हैं आप डेंसिल क्लोराइड। ठीक है, ये 3 रिएजेंट जो थे वो सेंगर सर ने अपने एक्सपेरिमेंट पे यूज किया था, है ना? देखो, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दिमाग में क्लियर कर लो कि जो सेंगर सर का रिएजेंट था इट वाज ओनली यूजफुल फॉर एन टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, है ना? रेसिड्यू सेंगर डेवलप्ड ए रिएजेंट सच एज 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये नाम याद रखिएगा, एफडीएनबी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। डेंसिल क्लोराइड एंड डैप्सिल क्लोराइड कैन आल्सो बी यूज्ड टू लेबल द अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यूज। अमाइनो टर्मिनल पोजीशन पे जो रेसिड्यू है, जो अमाइनो एसिड है, उसको लेबल करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने डैप्सिल और डेंसिल क्लोराइड को भी यूज किया था। अब देखिए, ये तो प्रोसेस की शुरुआत थी, ये तो प्रोटोकॉल की शुरुआत थी। आगे स्टेप पे क्या यूज किया गया? आफ्टर द अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यूज लेबल्ड with one of these reagents, the polypeptide is hydrolyzed to its constituent amino acid by 6 molar HCl at 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जब इन्होंने डैप्सिल या डेंसिल क्लोराइड के साथ में
फर्दर प्रोसेस यूज करी तो उसमें उन्होंने क्या यूज करा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। और HCl यूज करने से क्या होगा कि जो बाकी की पॉलीपेप्टाइड जैसे एन टर्मिनस को तो आप लेबल कर लोगे FDNB से या डैप्सिल एडेंसिल क्लोराइड से, लेकिन जो बाकी की पॉलीपेप्टाइड है ना वो फुल्ली हाइड्रोलाइज हो जाएगी। अनामिका, शेफाली, अजीत, रूपांदी, समझ में आई बात है ना? इस स्टेटमेंट को देखो, आफ्टर द अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यूज लेबल्ड with one of these reagent, either dapsil chloride, densyl chloride or FDNB, the polypeptide is now hydrolyzed to its constituent amino acid by 6 molar HCl at 110 degrees Celsius and loaded to this column, and elution profile is matched with the standard profile. लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या थी, the reagent produce color derivative which can be easily detected by absorbance। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, डिसएडवांटेज क्या था कि जब आप एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई कर ले रहे थे तो प्रोटीन पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज हो जा रही थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड में, तो कभी भी आप सेम सैंपल से इस साइकिल को रिपीट नहीं कर सकते। साइकिल को रिपीट करने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब FDNB से आप ट्रीट करोगे, FDNB या डैप्सिल और डैंसिल क्लोराइड से आप ट्रीट करोगे, तो अमाइनो टर्मिनल पे मान लीजिए हमने लिख दिया X वॉज एलेनिन, तो एलेनिन को तो आपने सेपरेट कर लिया, एलेनिन को तो आपने लेबल कर लिया, लेकिन बाकी जो पॉलीपेप्टाइड थी वो तो टूट गई ना, तो आप इससे तो दूसरा राउंड नहीं रन कर सकते। लॉजिकल है ना? इस सैंपल को आप अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट में नहीं यूज कर सकते ना, आपको फिर से एक नया सैंपल चाहिए होगा। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम थी किसके साथ, सेंगर सर के मेथड के साथ में, है ना? बहुत लॉजिकल है चीजें, समझते चलो। देखो, फॉर सेकंड अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग वी रिक्वायर न्यू स्टॉक ऑफ प्रोटीन सैंपल एंड एन टर्मिनल रेसिड्यू नीड टू बी क्लीव फ्रॉम प्रोटीन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रोटीएज सच एज अमाइनो पेप्टाइडेज। अब देखो एक ट्रिक इन्होंने लगाई कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जो अमाइनो टर्मिनल्स को हमने पता कर लिया था, अब अगले राउंड में जब दूसरी पेप्टाइड हम लेंगे, मतलब उसी पॉलीपेप्टाइड का दूसरा सेट हम जब यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में, तो एक काम करेंगे कि जो अमाइनो पोजीशन पे, जो एन टर्मिनस पोजीशन पे जो भी अमाइनो एसिड था उसको हटा दें। इसको हटाने के बाद इस सैंपल को यूज करें। ठीक है, ध्यान से देखो, फॉर सेकंड अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग एक पोजीशन पे आपने एनालीन रख दिया, यहां पर सपोज आपने रख दिया प्रोलीन, है ना, या आप रख दो सपोज यहां पर हमने रख दिया वैलीन। ठीक है, वैलीन यहां पे रख दिया, तो सेकंड पोजीशन को आइडेंटिफाई करना था, तो इन्होंने क्या ट्रिक अप्लाई करी कि वी रिक्वायर न्यू स्टॉक ऑफ प्रोटीन सैंपल एंड द एन टर्मिनल रेसिड्यू नीड टू बी क्लीव। अगर इसको आप हटा दो तो अब क्या होगा, वैलीन आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। क्यों अनामिका, रूपांजलि, जब पहली पोजीशन हटी तो दूसरा मेंबर पहली पोजीशन पे आ गया। लॉजिकल है ना, दूसरा मेंबर पहली पोजीशन पे आ गया। अब क्या किया इन्होंने, अमाइनो पेप्टाइडेज, याद रखिएगा नाम, इसको अभी पढ़ेंगे टेबल में आगे, पूरी डिटेल आपको दी गई है। अमाइनो पेप्टाइडेज विच इज ए प्रोटीएज, ये क्या कर सकता है, ये मान लीजिए आपने लिख दिया AKVRM, तो ये C टर्मिनस, ये N टर्मिनस, ये पॉलीपेप्टाइड का N टर्मिनस, ये C टर्मिनस, तो ये इस वाले बॉन्ड को कट कर देगा, तो एलेनिन अलग हो गया ना, एलेनिन अलग हो गया। अब आप अगर इस वाली पॉलीपेप्टाइड से सैंगर रिएजेंट यूज करेंगे तो आप क्या पता कर लोगे, इसकी पोजीशन पता कर लोगे। बताइए, आप सेकंड पोजीशन पे जैसे वैलिन आप ले लो या फिर इसको ले लो, तो सेकंड पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड आप उसके बारे में पता कर सकते हो, कर सकते हैं ना? लेकिन अब सोचिए और मुझे बताइए, क्या तीसरे रेसिड्यू के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है? क्या तीसरे राउंड के लिए चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं? क्योंकि जब इसको आप पता करोगे या इसके बारे में पता करोगे तो फिर तो वही प्रोसेस होगी, ये सारी चीजें फिर से खत्म। ठीक है, दिस मेक्स द प्रोसेस वेरी टीडियस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कॉम्प्लिकेटेड, कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए आपको पूरा पूरा सैंपल लेना पड़ रहा है। These dyes selectively labels the amino group present in the protein and therefore can label amine group present in the side chain as well। एक और ड्रॉबैक मिल गई आपको, एक और ड्रॉबैक मिल गई। ये ड्रॉबैक क्या कहती है कि जैसे आप लाइसीन पढ़ते हो, मैंने यहाँ पर लाइसीन लिखा था, अनइंटेंशनली लिखा था, याद करिए लाइसीन का स्ट्रक्चर। लाइसीन के स्ट्रक्चर में क्या मिलता था आपको, 4 टाइम्स CH2। आई होप सब लोगों ने याद कर लिया है, फर्स्ट सेकंड बैच के सभी बच्चों ने। देखो इस तरीके का ग्रुप था लाइसीन में, याद है ना सभी को। एक ये अल्फा अमाइनो जिसकी लेबलिंग हर किसी अमाइनो एसिड में होगी, बट लाइसीन हैज एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप, है ना, ये वाला। तो भाई अगर कोई भी रिएजेंट अमाइनो ग्रुप से इंटरैक्ट करके इस क्लीवेज को लीड कर रहा है तो ये डिस्क्रिपेंसी भी तो हो सकती है।
ये डिस्क्रिपेंसी किसके साथ एसोसिएटेड थी? सेंगर एजेंट के साथ में। तो अब समझो हुआ क्या, पहले क्या किया गया, पहले एफडीएनबी वगैरह यूज किया गया और एफडीएनबी यूज करके पहली पोजीशन के बारे में पता करने की कोशिश की गई। फिर क्या किया गया, अमाइनो पेप्टाइडेज यूज किया गया, अमाइनो पेप्टाइडेजेस यूज किए गए, अमाइनो पेप्टाइडेज यूज किया गया और इससे क्या किया गया, पहले रेसिड्यू को हटा के इस वाली पॉलीपेप्टाइड को ट्रीट किया गया। लेकिन जब इस वाली पॉलीपेप्टाइड को आपने अमाइनो पेप्टाइडेज के बाद फिर से सैंगर रिएजेंट्स यूज करे, तो अब क्या हुआ, जो सेकंड पोजीशन पे अमाइनो एसिड था आपने उसको लेबल कर लिया, लेकिन अब आपके पास फिर वही स्टेप बचा, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, जो आपके काम का नहीं था। आप नहीं पता कर सकते तीसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे कौन था। क्लियर ना, प्रॉब्लम क्लियर, सैंगर सर की ड्रॉबैक क्लियर सभी को, ठीक है। दूसरी आप एक चीज ये भी समझो कि भाई जब आपने वैलिन को हटाया, तो जब तीसरे राउंड में आप फ्रेश प्रोटीन लोगे, जब तीसरे राउंड में आप फ्रेश प्रोटीन लोगे ना, अगेन क्या होगा, कौन बताएगा? तीसरे राउंड में जब आप फ्रेश प्रोटीन लोगे तो एन टर्मिनस पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा, बताइए, एन टर्मिनस पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा? ये जो एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग इट शुड बी, नहीं अजीत, एलेनिन है बेटा, यहाँ पे देखो, इज एलेनिन, एलेनिन होगा, एल नहीं है, के भी नहीं है अजीत, लता, एलेनिन है, हाँ ठीक है। देखो समझो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो फिर से एक बार समझा रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है। अगर मैंने यहाँ पर एलेनिन लिख दिया, वैलिन लिख दिया, के लिख दिया, आर लिख दिया, एम लिख दिया और टी लिख दिया, ठीक, सपोज ये सीक्वेंस मैंने लिखा। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करा, सैंगर रिएजेंट यूज करा, और सैंगर एजेंट हमने लिखते ही ब्रैकेट में लिख दिया FDNB, लिख सकते हैं ना, 1,4,O,2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। अब FDNB से आपने ट्रीट किया तो पहले किसकी लेबलिंग की जाएगी, एलेनिन की जाएगी ना, एलेनिन की लेबलिंग कर दिया आपने। तो अब आपको क्या पता चल गया कि भाई एन टर्मिनस पे, इससे क्या पता चला कि एन टर्मिनस पे क्या है, एन टर्मिनस पे क्या है, एलेनिन है। अब ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। आपने इसी पॉलीपेप्टाइड को लिया, लाइक AV के आर एम एंड टी, ठीक है। अब दूसरे राउंड में आपने क्या किया, पहले क्या किया आपने, प्लस अमाइनो पेप्टाइडेज, पहले आपने क्या किया, इस पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो पेप्टाइडेज से ट्रीट किया, अमाइनो पेप्टाइडेज से ट्रीट किया तो क्या निकल गया, एलेनिन चला गया ना, एलेनिन हट गया ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ, एलेनिन अलग हो गया। अब आपके पास में क्या है, एलेनिन प्लस वी के आर एम टी, अब आपके पास ये बचा। अब जब इससे आप यूज करोगे, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट का सेकेंड राउंड, सेकेंड स्टेप आपने क्या करा, इस पॉलीपेप्टाइड, ये 2.A मैंने लिख दिया, ये पहली स्टेप थी, और अब हम लिख रहे हैं 2.B, मतलब सेकेंड स्टेप। तो अब आपने क्या किया, V-K-R-M-T प्लस FDNB किया, प्लस FDNB किया, तो आपने क्या पता कर दी, वैलिन की पोजीशन पता कर दी ना। किसके बारे में पता किया, वैलिन के बारे में पता किया, लॉजिकल है ना। अब अगर आपको तीसरा राउंड रन करना होगा, फिर से सवाल दोहरा रहे हैं, अगर आपको तीसरे राउंड के लिए इस पॉलीपेप्टाइड को यूज करना होगा, तो ये थोड़ी है आपके पास में, अब ये तो बचा नहीं है आपके पास में, अब तो वैलिन अलग हो चुका है ना। अब तो आपके पास क्या है, V प्लस के आर एम टी सोल्यूशन में आ गया। तो अब जब आप थर्ड राउंड पे जाओगे, तो थर्ड राउंड में क्या होगा, फिर से आपके पास ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें एन टर्मिनस इज अगेन प्रोटेक्टेड थ्रू एलेनिन। बात समझ में आई ना। तो एक रेसिड्यू को हटा के आप केवल दूसरे रेसिड्यू के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते, इतना किया जा सकता है अमाइनो पेप्टाइडेज के थ्रू। क्लियर ना, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप पे आप फ्रेश पॉलीपेप्टाइड यूज करोगे ना, एक्सेप्ट दिस वन, इस वाले पार्ट में यहां पर आपने अमाइनो पेप्टाइडेज यूज किया था। वेलकम बच्चे, है ना, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो इस चीज पे। चले बड़े आगे, देखो तो ये पार्ट हो गया आपका अमाइनो पेप्टाइडेज का, और ये डिसएडवांटेज हो गई, ड्रॉबैक हो गई रिलेटेड टू सैंगर सर। अब अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, और इनका एक एडवांटेज भी आपको दिया गया है, आप अपनी बुक में पढ़िएगा, जहां पर आपको प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिया गया है। कोई लोग बताना पेज नंबर,
ठीक है, वहां पर आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिया गया है, जहां पर आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिया गया है ना, ईमानदारी से कल इसको पढ़िएगा सब लोग, ठीक है, इसको पढ़ के रखिएगा। इसमें इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, उसकी ए बी चेन के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। अभी एक डायग्राम भी मैंने डाला उससे रिलेटेड। अब देखो उसको हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सैंगर रिएजेंट यूज करते हैं ना, तो सैंगर रिएजेंट उस कंडीशन के लिए यूजफुल हो सकता है जिस कंडीशन में हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड हो। सपोज हमारी कोई XYZ प्रोटीन है, मान लेते हैं, जो डाइमेरिक है, या दो चेन है इसमें, मान लेते हैं हमने लिख दिया ये N चेन था और ये M चेन थी सपोज। तो N और M चेन जुड़े थे आपस में कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े थे, ठीक है। और N और M चेन में जो शुरुआत का रेसिड्यू था, मान लेते हैं यहाँ पर एलेनिन था और यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया वैलिन था। तो इस केस में आपका जो सैंगर रिएजेंट होगा वो एन टर्मिनल पोजीशन के अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसी प्रोटीन, ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसके दो सेपरेट फ्रेगमेंट हो और दोनों की शुरुआत अलग अलग अमाइनो एसिड से हो रही है, उनके केस में आप सैंगर मेथड यूज कर सकते हैं। रूपांजलि कह रहे, देख लो बच्चों, 246 पेज नंबर बताया बच्चों ने, है ना, सब लोग देख लेना, इसको पढ़ भी लेना आज। So because the hydrolysis stage destroys the polypeptide, this procedure cannot be used to sequence a polypeptide beyond its amino terminal, and this method can be used where a number of chemically distinct polypeptide in a protein, each with different amino acid residues, are present. For example, two residues, phenylalanine and glycine, would be labeled if insulin is subjected to this procedure. ठीक है, बड़े आगे। तो ये थी कहानी किसकी, आपके सैंगर मेथड की। इसमें एक डायग्राम भी होगा, माइट भी, ये देखिएगा, ये डायग्राम भी आपको दिया गया है, एक पॉलीपेप्टाइड दिख रही है ना, ये आपको FDN भी दिखाया गया है, 1,फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, बेंजीनिंग आपको दिख रही है 1 और 4 पोजीशन पर, आपको नाइट ये भी दिख रहा है NO2 मॉलिक्यूल। सो 2,4 डाइनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें क्या करा आपने, इस पॉलीपेप्टाइड को FDNB से ट्रीट किया। तो जरा रिजल्ट देखिए, अगर यहाँ पर क्लैरिटी कम है तो बुक अपनी ओपन करिएगा, आपको दिख रहा है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू, कि अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू से तो इसने इंटरैक्ट किया, ये R1 लिखा है जो कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, और उसके साथ आपने क्या लिया, 6 मोलर HCl लिया है, तो अभी आपको क्या मिल रहा है, प्लस फ्री अमाइनो एसिड। आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड रेसिड्यू ऑफ पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो रहा है सभी को? भाई जब आपने अपनी पॉलीपेप्टाइड को FDNB से ट्रीट किया तो FDNB किससे इंटरैक्ट कर रहा है, अमाइनो टर्मिनस पे जो अमाइनो एसिड था उससे इंटरैक्ट करेगा, और बाकी के जो अमाइनो एसिड्स है ना वो इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएंगे। मतलब सोल्यूशन में आपको ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स थे उन्हीं वही अमाइनो एसिड्स आपको सोल्यूशन में मिलेंगे, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन, एक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ना कि सीक्वेंस। ठीक है, वापस से आते हैं, अभी एडमिन कर ले, फिर इसका भी डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे आपको। देखो एडमिन में क्या दिया गया, दिस मेथड वाज डिवाइस्ड बाय पीहर एडमिन टू सीक्वेंस एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड एज सैंगर मेथड। बट यहाँ का जो प्रोटोकॉल होगा उसका केमिकल अलग होगा और प्रोसीजर में भी डिफरेंस आपको मिलेगा। दिस प्रोसीजर लेबल्स एंड रिमूव्स ओनली अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू, लुक एट दिस वर्ड, only amino terminal residue from a peptide leaving all other peptide bonds intact। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले इसका अगेन, तो हमने अगर लिख दिया GLMTY, सपोज ये पॉलीपेप्टाइड है हमारी, तो इस पॉलीपेप्टाइड को अगर आप एडमिन ट्रीटमेंट दोगे, अगर आप इसको फेनाइल आइसोथायोसाइनेट से ट्रीट करोगे जो एडमिन का केमिकल था, रिएजेंट था, तो फिर क्या करेगा, ये G को लेबल करेगा, उस अमाइनो एसिड को लेबल करेगा जो एन टर्मिनस पे है, और G को लेबल करके ये अलग कर देगा, लेकिन जो बाकी की पॉलीपेप्टाइड है ना उसके पेप्टाइड बॉन्ड नहीं ब्रेक हुए। तो आपके पास क्या है अभी, बताइए, अभी आपके पास कितने अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड है? राइट नाउ वी हैव अ टेट्रापेप्टाइड ऑफ LMTY। ठीक है ना, क्लियर है ना शिप्रा, विशाली? ठीक है, तो ग्लाइसिन तो हट गया, लेकिन LMTY ये सब इंटैक्ट है। तो डिफरेंस है ना किससे, सैंगर सर के मेथड से डिफरेंट है ना बच्चों, राइट? So the peptide is reacted with phenyl isothiocyanate under mildly alkaline condition which converts amino terminal amino acid to phenyl thiocarbamyl adduct। जो N टर्मिनस पे अमाइनो एसिड था वो PTC एडक्ट बना के सेपरेट हो जाएगा,
The peptide bond next to the PTC adduct is then cleaved in a step carried out in the anhydrous trifluoric fluorestic acid. ये जो एस्टिक एसिड आप इसमें यूज करते हो अगले स्टेप पे, with removal of amino terminal amino acid as an एनिलो थायोजिनोलोन डेरिवेटिव। तो जब आप पीटीसी यूज करोगे उसके बाद जब एनहाइड्राइज फ्लोरोएस्टिक एसिड आप यूज करोगे तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये आपका अमाइनो एसिड जो भी है एन टर्मिनस पे, मेरी बात सुनिए, एडमिन डिग्रेडेशन से एन टर्मिनस पे कोई भी अमाइनो एसिड हो, एन टर्मिनस पे मैंने यहां पर लिख दिया एनी अमाइनो एसिड, मतलब आउट ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कोई भी यहां पर होगा उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फायदा क्या है कि जो बाकी की पॉलीपेप्टाइड थी आपकी वो इंटैक्ट थी। अब इसको लेते हैं एक एग्जांपल के साथ में, फिर से हमने लिख दिया यहां पर GLKRMTY। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको सिंगल लेटर अब्रीविएशन अच्छे से लर्न है, नहीं है तो प्रैक्टिस करिएगा, है ना। ये ABCD है प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जब आपने PTC फेनाइल आइसोथायोसाइनेट जब आपने यूज किया अलॉन्ग विथ एसिटिक एसिड ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड जो आप यूज कर रहे हैं, तो G अलग हुआ, G मिल गया आपको, G अलॉन्ग विथ PTC अडक्ट बन गया G के साथ में, और क्या बचा आपके पास, मैंने लिख दिया प्लस LKRMTY। बात समझ में आई। अब फिर से आपने इसी पॉलीपेप्टाइड से, समझिए इस चीज को, डिफरेंस समझिए। सैंगर में हर स्टेप पे वी वर सपोज टू यूज अ न्यू पेप्टाइड, बट यहां पर ऐसा नहीं है। हम सेम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को रिपीटेडली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा चैलेंज होता है। जब आप प्रोटीन पे काम करोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी कि प्रोटीन का जो सेपरेशन है वो अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। प्रोटीन का प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना ही एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। तो ये जी वाला पार्ट अलग हो गया, ग्लाइसिन अलग हो गया। अब देखो ग्लाइसिन के हटने से कौन सीन में आ गया, बताइए। ग्लाइसिन के हटने से एन पोजीशन पे कौन आ गया, ल्यूसिन आ गया। इट्स नॉट लाइसिन, एल लिखा है मैंने, लाइसिन आ गया। अब आपने फिर से फेनाइल आइसोथायोसाइनेट यूज किया, तो अब क्या अलग हुआ, एल अलग हुआ। तो अब आपके पास में क्या है, G प्लस एल प्लस KRMTY, है ना। ऐसे फिर अगले राउंड पे आप जाएंगे, अगले राउंड पे क्या होगा, फिर एल आ जाएगा अमाइनो टर्मिनस पे, सॉरी के आ जाएगा, एल तो आपने अलग कर लिया, अब के आ जाएगा, तो G प्लस एल प्लस के हो गया, प्लस क्या लिख दिया मैंने, RMTY। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो अब R मिल जाएगा आपको अलग, प्लस यहीं पर आपने R लिख दिया, यस, फिर MTY हो गया। तो ऐसे करते करते TY और Y पूरा पूरा सीक्वेंस कर लिया आपने। डिफरेंस समझ में आया सभी को, सैंगर और एडमिन का, सैंगर एडमिन का डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सा क्या दिया गया यहाँ पर, इस पार्ट को देखो कि आपने अमाइनो टर्मिनल वाले रेसिड्यू को हटा दिया। The derivative amino acid is extracted with organic solvent converted to more stable phenyl thiodentone derivative by treatment with aqueous acid and then identified। इस पार्ट को देखो, फोर्थ स्टेप को जो दिया गया कि आफ्टर रिमूवल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू, एन पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड था उसको आपने रिमूव किया, फिर आइडेंटिफाई किया, राइट। द न्यू अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू सो एक्सपोज्ड कैन बी लेबल्ड। अब जब फर्स्ट पोजीशन का अमाइनो एसिड हटा तो जो दूसरी पोजीशन का अमाइनो एसिड था वो पहली पोजीशन पे आ गया, मतलब उसने अमाइनो टर्मिनल पोजीशन ऑक्युपाई कर ली, राइट। तो अब हम उसको लेबल कर सकते हैं, रिमूव्ड एंड आइडेंटिफाइड थ्रू द सेम सीरीज ऑफ रिएक्शन। इसको भी आप सेम इक्वेशन सेम स्टेप्स के थ्रू लेके जाओगे। द प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल द इंटायर सीक्वेंस इज डिटरमिन्ड। लॉजिकल है ना। अभी सबको लग रहा होगा कि अरे वाह कितनी अच्छी टेक्निक है, कितना अच्छा प्रोसीजर है, कितना अच्छा प्रोटोकॉल है, सब कुछ पता किया जा सकता है। लेकिन अभी आएगा चैलेंज, ठीक है। अब चैलेंज आएगा किसके साथ में, एडमिन प्रोसीजर के साथ में, ठीक है। देखो चैलेंज आने का कारण समझो, हमारे पास जो प्रोटीन है, चाहे हम आर्कियल प्रोटीन की बात करें, बैक्टीरियल प्रोटीन की बात करें, प्लांट प्रोटीन की बात करें, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की बात करें या फिर क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन की बात करें या साइटोसोलिक प्रोटीन की बात करें, हर प्रोटीन में आपको पता है बेसिकली आपको 20 अमाइनो एसिड का रिपीटिशन मिलता है। बताइए, लॉजिकल है। आपने 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं जो फ्रीक्वेंटली आपको हर प्रोटीन में देखने को मिलते हैं, किसी में कोई रेसिड्यू ज्यादा, किसी में कोई रेसिड्यू ज्यादा, बट मोर और लेस मेजॉरिटी पॉलीपेप्टाइड जो है वो इन्हीं के आसपास आपको मिलते हैं।
नॉन स्टैंडर्ड ही पढ़े हैं आपने, अनकॉमन भी पढ़े हैं, बट दे आर नॉट दैट मच फ्रीक्वेंट, जैसे ये सारे हैं। अब आप सोचो जरा सा कि इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से आपको पॉलीपेप्टाइड बनानी है, आप कितना वेरिएशन क्रिएट करोगे? आपको नहीं लग रहा है कि अगर कोई 50, 60, 70, 80, 90, 100 की पॉलीपेप्टाइड है तो उसमें आपके ये 20 अमाइनो एसिड्स रिपीट हो सकते हैं? इन 20 अमाइनो एसिड्स के रिपीटिशन के चांसेस ज्यादा है ना। इमेजिन अगर हमारे पास 100 अमाइनो एसिड होते तो भी, अगर 100 अमाइनो, पहली चीज तो है नहीं 100 अमाइनो एसिड, है तो 300, लेकिन दिखते कितने हैं आपको? एक्चुअल में कितने दिखते हैं आपको प्रोटीन में? 30 के आसपास, जिसमें 20 मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड मिलते हैं, है ना। 30 के आसपास क्यों मैंने बोला? क्योंकि कुछ नॉन स्टैंडर्ड भी है, कुछ अनकॉमन भी है, तो वो भी हो सकते हैं, बट मोर और लेस आप कह सकते हैं कि 95% चांसेस है इन्हीं लोगों के रिपीटिशन के। अब भाई अगर 100 अमाइनो एसिड भी होते ना, तब भी आप किसी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते थे कि इन 100 अमाइनो एसिड में ये अमाइनो एसिड इतना ज्यादा रिपीटेड होगा इस पॉलीपेप्टाइड, बिना सीक्वेंस से कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। और अगर आपके पास 20 ही अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड आपकी बनी है, फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सेम तरीके के अमाइनो एसिड रिपीट हुए हो बार बार। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? आपको पोजिशनिंग से, जो कलरिफिकेशन से आप इसको चेक करते हो, उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे। और ये चैलेंजेस एक्चुअल में आपको एडमंड प्रोसियर के साथ में भी देखने को मिलते हैं, जिसकी स्टोरी आपको आगे बताई गई है कि द ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग जनरली डिक्लाइंस एज द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस। जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड की लेंथ बढ़ेगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बढ़ेंगे, टाइप की हम बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कि 40 की पॉलीपेप्टाइड थी अब 60 की हो गई, 60 की थी अब 80 की हो गई, तो 80 हुई तो 40 से जस्ट डबल हो गई ना। तो 40 में किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के रिपीटिशन से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना 80 अमाइनो एसिड में। 80 अमाइनो एसिड से जो मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनी है, उसमें किसी इंडिविजुअल अमाइनो एसिड के रिपीटिशन के चांसेस ज्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी हाई होगी। यस, लिखा करो भाई कुछ यस नो में, ठीक है। तो देखिए, ए वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड फाउंड इन प्रोटीन मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस टू बी सीक्वेंस्ड एफिशिएंटली एंड देयर आर सेवरल स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। अब हमारा जो एडमिन प्रोसीजर वो इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि केवल एडमिन से हम अमाइनो टर्मिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के थ्रू पूरी पूरी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस कर ले, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हमारे रिजल्ट में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। जो ओवरऑल सीक्वेंसिंग का रिजल्ट है हमारा, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अपनी बड़ी साइज की जो पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, उसको तोड़ेंगे छोटे फ्रेगमेंट्स में। तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे बताइए? तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोटीजेज यूज करेंगे, उन एंजाइम्स को यूज करेंगे विच कैन हिट पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में जिसकी सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं, वी हैव ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर ना? बीटा मर्केप्टोथेनॉल भी हम यूज करते हैं, बट नॉट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। बीटा मर्केप्टोथेनॉल हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सो ए वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड फाउंड इन प्रोटीन मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस टू बी सीक्वेंस एफिशिएंटली, क्योंकि जब आपके पास छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे तो उनको एडमिन से सीक्वेंस करना इजी होगा कंपैरेटिवली, है ना। First, the protein is cleaved into set of specific fragment by either chemicals or enzymatic procedure, जिनकी पूरी टेबल आपको दी गई है। And if any disulfide bonds are present, they must be broken. अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो वो भी आपके सीक्वेंसिंग प्रोसेस को स्लो करेगा, है ना। तो इसलिए आप डाइसल्फाइड बॉन्ड को ही पहले ब्रेक करेंगे। Each fragment is purified and then sequenced by Edman procedure. Finally, the order in which fragment appear in the original protein is determined and disulfide bonds are located, अगर कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारी गिवन पॉलीपेप्टाइड में था तो। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो। ये आपको दिया गया पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को आपने ट्रीट किया फेनाइल आइसोथायोसाइनेट से, यहाँ पर आपको अडक्ट दिया गया, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया? आइडेंटिफाई अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू, प्यूरिफाई एंड रिसाइकिल रिमेनिंग पेप्टाइड फ्रेगमेंट थ्रू एडमन प्रोसीजर। जो आपकी बाकी की पॉलीपेप्टाइड बचेगी उसको आप फिर से नेक्स्ट राउंड साइकिल में रन करेंगे। तो यहाँ पर जरा शॉर्ट एंड पेप्टाइड का स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर ये नहीं लिखा है फ्री अमाइनो एसिड लाइक दिस सीक्वेंस, यहाँ पर क्या दिखाएगा? शॉर्ट एंड पेप्टाइड। शॉर्ट एंड पेप्टाइड क्यों दिखाएगा? क्योंकि जैसे जैसे आप अमाइनो टर्मिनस वाली पोजीशन से अमाइनो एसिड्स को हटाते जाएंगे,
वैसे वैसे आपकी पॉलीपेप्टाइड छोटी होती जाएगी। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पे भी? रूपांजलि, वैशाली, अनामिका, बताइएगा सब लोग। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो अच्छी बात है। अगली स्टेप पे बढ़ेंगे। प्रोटीन सीक्वेंसिंग अगर हम कर रहे हैं और मान लेते हैं जैसे हम लोग इंसुलिन की बात करें, जो मैंने अभी आपको पढ़ने को बोला है, तो इंसुलिन में भी आपको डाइसल्फाइड मिलता है। वैसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशली एनिमल्स में जब आप देखते हो, जहां पर पॉलीपेप्टाइड के 3D स्ट्रक्चर में या कई बार प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही आपको डाइसल्फाइड मिलता है। तो डाइसल्फाइड को तोड़ना जरूरी है, वरना प्रोटीन सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं होगी। और जब डाइसल्फाइड बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो आप क्या यूज करेंगे? बीटा मर्केप्टानॉल यूज करेंगे, या फिर आपको पता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। लेकिन क्या बीटा मर्केप्टानॉल से या रिड्यूसिंग एजेंट से डाइसल्फाइड बॉन्ड का तोड़ना सफिशिएंट है? बताइए। देखिए, जब आपको हम अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे ना अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल डिटेल, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड है हमारा कौन सा, सिस्टीन, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें आपको दिखता है, ये इसके साथ जो ये सल्फाइडिल ग्रुप है ये बहुत रिएक्टिव होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव। और आपको पता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर है तो दो सिस्टीन जुड़े होंगे आपस में, दो सिस्टीन आपस में जुड़े होंगे तब सिस्टाइन बना होगा, है ना? तो सिस्टाइन जब बनेगा तो सिस्टाइन को आपको तोड़ना होगा फिर से सिस्टीन प्लस सिस्टीन में। तो सिस्टीन चूंकि बहुत रिएक्टिव साइड चेन कैरी करता है ना, तो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ने के बाद सिस्टीन को मॉडिफाई कर देते हो। डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, सिस्टीन को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि सिस्टीन फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बना सके, है ना? जैसे क्लास में दो स्टूडेंट्स हो जो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, तो उनको अलग अलग बिठा दिया जाए क्लास में, टीचर क्लास से बाहर जाए वो फिर से बैठ के गॉसिप करने लगेंगे। लेकिन अगर दूसरा तरीका ऐसा किया जाए कि उनको अलग बिठाया जाए, साथ में उनको एक एक टेस्ट पेपर दे दिया जाए, अब बताइए बातचीत होगी? जब तक टीचर क्लास में नहीं आएगा, पेपर नहीं मांगेगा, तब तक तो बातचीत नहीं होगी। बस आप ये कंडीशंस नहीं अप्लाई करना कि उनको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो बातचीत शुरू हो जाएगी ना। इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल ब्रेकेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्यों वैशाली, बात समझ में आई? इस चीज को ध्यान रखिएगा, दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को आप तोड़ोगे लेकिन फटाफट से आप सिस्टीन रेसिड्यू को ब्लॉक कर दोगे, इस तरीके से मॉडिफाई कर दोगे वो कि वो फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बनाए, है ना? So disulfide bonds interfere with the sequencing procedure. A cysteine residue that has one of its peptide bond cleaved by Edman procedure may remain attached to another polypeptide strand via its disulfide bond. जैसे आपने क्या कहा, एक पेप्टाइड थी और ये दूसरी पेप्टाइड थी, ये दोनों आपस में जुड़े थे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ये सिस्टीन इधर से जुड़ा था एलेनिन से, इधर से जुड़ा था मेथियोनिन से। अब आपने यहां से तो तोड़ा, लेकिन ये पॉलीपेप्टाइड इससे तो जुड़ा होगा ना, किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो जरूरी है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ना, है ना? डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑल्सो इंटरफेयर विद एंजाइमेटिक और केमिकल क्लीवेज। जो प्रोटीएजेस हैं हमारे, जो स्पेसिफिक पेप्टाइड को टारगेट कर सकते हैं, उसमें भी इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो आपने क्या करना है, इसको तोड़ना है। दो अप्रोच आपको दिए गए, टू अप्रोचेस टू इरिवर्सिबल ब्रेकेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। हम ब्रेक करेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड और ये इंश्योर करेंगे कि वो फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बनाए सिस्टीन, राइट? In one method, disulfide bond of cysteine is reduced by DTT, well-known reagent है, और beta mercaptolithanol, and then thiols are treated with acetylating agents such as hydroacetic acid to prevent their reoxidation during subsequent step. तो आपने क्या किया, पहले आपने ब्रेक किया डाइसल्फाइड बॉन्ड, फिर आपने इसको हाइड्रोएसिटिक एसिड से ट्रीट किया, ठीक है? द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एसिटाइलेटेड सिस्टीन रेसिड्यू। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बचा वो क्या था? ये मॉडिफाइड सिस्टीन था ना? बताइए, ये मॉडिफाइड सिस्टीन क्या फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा? अनामिका बताओ, फरहत, वैशाली, नहीं बनाएगा, लॉजिकल है, ठीक है? अगला स्टेप देखो, इन सेकेंड मेथड सिस्टाइन इज ऑक्सीडाइज बाई
परफॉर्मिक एसिड टू प्रोड्यूस सिस्टिक एसिड। तो एक आपको मर्कैप्रोथेनॉल अलॉन्ग विद आयोडोस्टेट एसिड दिया गया और दूसरा आपको परफॉर्मिक एसिड दिया गया। तो ये दोनों जो यूजेस हैं केमिकल्स के, उनको याद रखिएगा। रिडक्शन बाय डीटीटी, एस्टाइलेशन बाय आयोडोएसिटिक एसिड और ऑक्सीडेशन बाय परफॉर्मिक एसिड, जिससे कि ये मॉडिफाइड रेसिड्यूज जो है वो आसानी से डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बना सके। और एक्चुअल में होता क्या है, कुछ प्रोटीजेज आपके ऐसे होते हैं ना, सुनो मेरी बात, कुछ प्रोटीजेज ऐसे हैं जो इन मॉडिफाइड रेसिड्यूज को भी टारगेट करते हैं। कोई बता सकता है कौन से हैं? कुछ प्रोटीजेस ऐसे हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो मॉडिफाइड सिस्टीन को भी टारगेट करते हैं। आप टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको ये चीज, ठीक है। और ये आपको बीटा मर्केप्नॉल का रोल दिया गया, ये सिस्टाइन दिया गया आपको, है ना। दो सिस्टीन दिखाए गए जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं और इनको आपने 2 मर्केप्रोथेनॉल से ट्रीट किया, तो आपको ये सिस्टीन अलग दिख रहा है और ये वाला सिस्टीन अलग दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे। अभी तक तो आपने इसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी कि सैंगर एडमन क्या है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। अब एक्चुअल वो पार्ट हम लोग कवर करेंगे जहां से एक्चुअल में सीएसआर में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये पार्ट है आपका प्रोटीएज की एक्टिविटी का। जब हम लोग एडमिन की ड्रॉबैक पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि एडमिन अगर बहुत बड़े साइज की पॉलीपेप्टाइड होगी, 50-60 अमाइनो एसिड्स की अगर पॉलीपेप्टाइड होगी, तो उसको एडमिन प्रोसीजर से ही सीक्वेंस करना अकेले डिफिकल्ट होगा। तो आपने क्या पढ़ा था कि हम प्रोटीएज से, पेप्टाइडेज से क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड को फ्रेगमेंटेड कर देंगे, ठीक है। क्लीविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन, जो बड़ी पॉलीपेप्टाइड थी उसको हमने क्या करना है, शॉर्टन करना है। क्लियर है अजीत, रूपांजलि, अरम, ठीक है। तो इसके लिए हम केमिकल या एंजाइमेटिक प्रोसीजर यूज करेंगे। सो सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्रेगमेंटिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। Enzymes called proteases catalyzes the hydrolytic cleavage of peptide bonds. Some proteases cleaves only the peptide bond adjacent to particular amino acid. This is very important. देखो समझो जरा सा, जैसे हम प्रोटीजेस पढ़ेंगे, अभी ट्रिप्सिन पढ़ेंगे, है ना, स्टेफाइलोकोकस प्रोटीएज पढ़ेंगे, स्टेफाइलोकोकस प्रोटीएज पढ़ेंगे, एसिड फॉस्फेटेज पढ़ेंगे, ठीक है, साइनोजन ब्रोमाइड पढ़ेंगे, कई तरीके के प्रोटीएज पढ़ेंगे। अब ये जो प्रोटीएजेस है ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर फॉर देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। ये किस अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे ना, उसके लिए बहुत ही पर्टिकुलर है, बहुत ही पिक्यूलियर है ना। जो आपको थर्ड पॉइंट में दिया गया कि सम प्रोटीएज क्लीव ओनली द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू एंड दस फ्रेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल वे। कि किस पॉलीपेप्टाइड ने, किस प्रोटीएज से आपने पॉलीपेप्टाइड को ट्रीट किया है, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स आप क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं कि आपकी पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनस पे ये होना चाहिए, सी टर्मिनस पे ये होना चाहिए या सी साइड पे ये होना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोटीएज है वो रेसिड्यू स्पेसिफिक मैनर में ट्रीट कर रहा है पॉलीपेप्टाइड को, है ना। A number of chemical reagent also cleave peptide bond adjacent to specific residue. आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। अब सेंगर सर को जो ये नोबेल प्राइज दिया गया था, इसकी स्टोरी भी यहाँ पर आपको बताई गई है। मेच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 21 रेसिड्यू ए चेन एंड 30 रेसिड्यू बी चेन linked by disulfide bond. Friedrich Sanger reduced the disulfide bond, separated AB chain and cleave each chain. ये वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही मैंने आपको पढ़ने को बोला था कि जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पूरी पूरी प्रोसेस की गई थी। अभी वापस हम लोग आएंगे इसी पार्ट पे, प्रोटीएज वाले पार्ट को अभी कवर करेंगे। इस पार्ट को जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जरा सा अपनी बुक में देखो और पेज नंबर आपस में शेयर करो, फिर इसमें कुछ चीजें आपको बताएंगे। ये टेबल आपको किस पेज नंबर पे दिया गया है? फरहत 243 पे, अजीत, अनामिका, रूपांजलि, अरम, लता, देखो सब लोग फटाफट से देखो। एक टेबल आपको दी गई है और टेबल के 3 कॉलम है, तीनों कॉलम इंपॉर्टेंट है। पहले इन्फॉर्मेशन समझो कि इस टेबल में क्या क्या चीजें हैं आपके काम की। तो पहले कॉलम में आपको प्रोसीजर दिया गया, दूसरे कॉलम में आपको साइट दी गई और तीसरे कॉलम में आपको स्पेसिफिसिटी दी गई, ठीक है। प्रोसीजर में पहले आपको टर्मिनल क्लीवेज दिया गया और दूसरे में आपको क्या दिया गया, इंटरनल क्लीवेज दिया गया, ठीक है। और साइट में अगर आप ध्यान दो तो साइट में कहीं पर आपको सी साइड ऑफ एन टर्मिनस दिख रहा है, कहीं पर आपको एन साइड ऑफ सी टर्मिनस दिख रहा है, और कहीं पर आपको सी साइड ऑफ आर एन दिख रहा है, कहीं पर आपको एन साइड ऑफ आर एन दिख रहा है,
ये पार्ट दिख रहा है सभी को? जब आप स्पेसिफिसिटी पे आएंगे तो आपको कहीं पर आर एन इज इक्वल टू एनियमाइन एसिड लिखा है, कहीं पर आर एन इज इक्वल टू मेथियोनिन लिखा है, कहीं पर आपको आर एन इज इक्वल टू ये आर्जिनिन लाइसिन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअल में उन प्रोटीएजेस, उन केमिकल्स, उन एंजाइम्स का रोल आपको दिया गया है जिनको यूज किया जा सकता है प्रोटीन सीक्वेंसिंग के प्रोसेस में। ठीक है, अब समझो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, इनको आप नोट भी कर लीजिए। देखो, जब पॉलीपेप्टाइड को आप प्रोटीएज से ट्रीट करते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड को आप प्रोटीएज से ट्रीट करते हैं तो प्रोटीएज आपके पॉलीपेप्टाइड को कुछ दो तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। कैसे? या तो ये प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड के इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे, इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे, और या तो ये प्रोटीएज प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड के टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे। अब मुझे बताइए किसी लीनियर पॉलीपेप्टाइड में कितने टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं? किसी लीनियर पॉलीपेप्टाइड में कितने टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं? तब तक हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। इजी ना भाई? लीनियर अगर कोई स्ट्रक्चर है, इस पेन के कितने हिस्से? इस पेन के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। कंफ्यूजन नहीं है ना? तो टर्मिनल का मतलब क्या है? टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड जो लास्ट के दो रेसिड्यू या फर्स्ट के दो रेसिड्यू को जोड़ रहा हो, है ना? तो अगर आप इस गिवन पॉलीपेप्टाइड को देखो, इसको, तो एक टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया और एक टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया। सबको समझ में आया ना? ये बात सबको समझ में आई? देखो, हम इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एक पोजीशन और ये एक पोजीशन, ये किसको डिपिक्ट कर रहा है? ये टर्मिनल पोजीशन डिपिक्ट कर रहा है ना? और इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड है, दे आर कंसीडर्ड एज इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड। बताइए, दे आर इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड, है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब आपका जो प्रोटीएज होगा ना, वो या तो इस वाले बॉन्ड को टारगेट करेगा, या तो इस वाले को टारगेट करेगा, और या तो इनमें से बीच में किसी को टारगेट करेगा। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले आप प्रोटीएज का क्लासिफिकेशन करेंगे दो ग्रुप में। प्रोटीएज का क्लासिफिकेशन करेंगे दो ग्रुप में, एक टर्मिनल प्रोटीएज या एक्सटर्नल प्रोटीएज, या एक्सटर्नल प्रोटीएज, और दूसरा क्या बोलेंगे? इंटरनल प्रोटीएज। इंटरनल प्रोटीएज सबके आंसर्स आने चाहिए, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो प्रोटीएज या तो मिड वाले पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रीट करेगा, है ना, कट करेगा, और या तो टर्मिनल वाले पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रीट करेगा। तो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड तो दो ही हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल मैंने लिख दिया मेनी। क्यों लिख दिया? क्योंकि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करेगा कि इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, और जितने इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने प्रोटीज की साइट्स आपको मिलेंगी। तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं टर्मिनल वाले, और इंटरनल वाले मैंने लिख दिया मेनी, है ना? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। भाई सबको समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखते रहो तुम लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो एक चीज और देखो, एक पॉइंट और समझो, एक एक स्टेप समझो, बहुत कुछ है अभी इस चैप्टर में। AGKLMT। अब जरा ध्यान दो, हमने जो अभी पॉलीपेप्टाइड बनाई है, इसमें ये तो कोई दिक्कत नहीं कि ये N पोजीशन हो गई और ये C पोजीशन हो गई। ये कार्बोक्सिल टर्मिनस लिख सकते हैं ना? इट इज कार्बोक्सिल टर्मिनस। और ये क्या है? अमाइनो टर्मिनस। ये अमाइनो टर्मिनस है। तो अगर मैं ये कहूं कि कुछ प्रोटीएज ऐसे हैं जो केवल इसको कट करेंगे, और कुछ प्रोटीएज ऐसे हैं जो केवल इनको कट करेंगे, एग्री कि नहीं? देखो, टर्मिनल पोजीशन तो दोनों है, लेकिन टर्मिनल पोजीशन में एक क्या है? एन टर्मिनल पोजीशन है, और दूसरी क्या है? सी टर्मिनल पोजीशन। तो यही खास चीज है। अब जरा सा अपनी टेबल पे आइएगा, अब जरा सा टेबल पे आइएगा तो आपको दिखाते हैं हम। एडमिन डिग्रेडेशन को देखिए जरा सा।
एडमिन डिग्रेडेशन को देखिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी को। देखो एडमिन डिग्रेडेशन में क्या लिखा है, सी साइड ऑफ एन टर्मिनस एंड आर एन शुड बी एनी अमाइनो एसिड। सी साइड ऑफ एन टर्मिनस से क्या मतलब है कि एन टर्मिनस पे एलेनिन है, इसके सी साइड पे, मतलब इस पेप्टाइड बॉन्ड को। भाई एलेनिन को अगर हम यहां से ले आए और इधर बना दें तो कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अमाइनो CH3 हाइड्रोजन, ऐसे बना देंगे। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो इस एलेनिन का ये सी साइड नहीं हुआ, ये साइड क्या हुआ, सी साइड हुआ ना। बात समझ में आई? सी साइड ऑफ एन टर्मिनस लिख सकते हैं। तो जो एडमिन है वो क्या कर रहा है, एडमिन है ये सी साइड ऑफ एन टर्मिनस पे कट करेगा। इस जगह पे, एक ही जगह पे, कोई भी हो, कोई भी अमाइनो एसिड हो। एडमिन किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, एडमिन रिएजेंट जो है वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, राइट। बट इसी वाले टेबल में आप जरा सा देखो, आपको क्या दिया गया है, वी हैव कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी। अभी बिल्कुल एंटागोनिस्टिक रोल देखना, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी को देखिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? फरहत, वैशाली, रूपांजी बेटा फिर आप अपना नेटवर्क चेक करिए, बाकी सबको आ रही है मेरी साउंड। ठीक है ठीक है, रूपाली चेक करो बेटा आप। देखो कार्बोक्सीपेप्टाइड सी को अगर आप देखो तो एन साइड ऑफ सी टर्मिनस लिखा हुआ है। एन साइड ऑफ सी टर्मिनस से क्या मतलब है, ये एन साइड हो गया ना, ये सी टर्मिनस है, जो आपको टी दिख रहा है, थ्रियोनिन दिख रहा है, उसके ये किस साइड पे कट कर रहा है, उसके ये एन साइड पे। इसको समझो, ये थ्रियोनिन का एन साइड है ना। अगर आप थ्रियोनिन को यहां पर बना लो तो इसका अमाइनो साइड इधर पे होगा ना। रूपांजलि बेटा आपके साइड कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, आप उसको फिक्स करिए, हमारे साइड नहीं है, सभी बच्चों का आवाज आ रही है। ठीक है, एक बार आप री लॉग इन कर लो। ठीक है, हाँ एक बार आप री लॉग इन कर लो। चले बढ़े आगे। देखो क्या दिया गया यहाँ पर, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस एंड आर एन कुड बी एनी अमाइनो एसिड। ऐसे आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी, आप समझो, करना ही पड़ेगा आपको। तो ये क्या करेगा, सी टर्मिनस के एन साइड पे कट करेगा, और अगेन ये किसी भी रेसिड्यू के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, कुछ भी होगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी कट करेगा। ठीक, अब मेरे सवाल का जवाब दो कि अगर हमारे पास कोई पॉलीपेप्टाइड है, आपने क्या दो चीजें पढ़ी, आपने एडमिन पढ़ा, एडमिन डिग्रेडेशन पढ़ा, जो कहां पे कट कर रहा है, सी साइड ऑफ एन टर्मिनस पे, और इस एन टर्मिनस पे, इस एन टर्मिनस पे कोई भी अमाइनो एसिड हो, कोई भी अमाइनो एसिड हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये एक आपने पढ़ा, और दूसरा आपने पढ़ा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी। ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी, इसके बारे में आपने क्या पढ़ा कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी क्या करेगा, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस पे कट करेगा, क्योंकि ये टर्मिनल प्रोटीजेज है ना, और इसके लिए सी टर्मिनस पे क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। सी टर्मिनस पे एनी अमाइनो एसिड हमने लिख दिया। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉलीपेप्टाइड है, अगर हमारे पास कोई पॉलीपेप्टाइड है, अननोन, कुछ नहीं पता है हमें, और उस पॉलीपेप्टाइड को हमने एडमिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी से ट्रीट किया, अगर हमें प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं मिला, ओरिजिनल पेप्टाइड जैसे थी वैसे मिली, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इससे आप? फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड थी, कैसी थी, क्या थी, हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता चला कि जब हमने एडमिन रिएजेंट उसमें डाला और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी डाला तो पॉलीपेप्टाइड में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड का नेचर कैसा हो सकता है, सोच के बताइए। क्योंकि पॉलीपेप्टाइड को ट्रीट किया जाएगा अगर एडमिन से या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी से, तो आपको डिग्रेडेशन मिलना चाहिए ना, एक रेसिड्यू दाएं से एक रेसिड्यू बाएं से जाना चाहिए। क्यों बच्चों? करेक्ट, अगर कोई पॉलीपेप्टाइड साइक्लिक है,
अगर कोई पॉलीपेप्टाइड एग्जैक्टली साइक्लिक है तो साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड में कोई फ्री एंड नहीं होगा, कोई भी फ्री एंड नहीं होगा, और फ्री एंड ना होने के कारण जो एडमिन है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। भाई एडमिन से ट्रीट करने के लिए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी से ट्रीट करने के लिए टर्मिनल पोजीशन तो फ्री होनी चाहिए ना। अगर आप टी और ए को जोड़ दो आपस में तो ये साइक्लिक हो गए ना। अगर ये साइक्लिक हो गए तो ना यहाँ पर एडमिन का आपको इफेक्ट मिलेगा, ना ही आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी का मिलेगा। ये पार्ट क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो आपने अभी टर्मिनल की स्टोरी समझी, टर्मिनल प्रोटीएज की स्टोरी समझी कि टर्मिनल में भी दो कंडीशंस हो सकती हैं, सी साइड ऑफ एन टर्मिनस और एन साइड ऑफ सी टर्मिनस, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस, ये आपने देखा। ठीक है, अब इसको ना देख लेंगे कि जितने भी अमाइनो एसिड्स आपको दिए गए उनके लिए कौन कौन सा इस क्लास में आता है और कौन कौन से इस क्लास में आते हैं। लेकिन जरा ध्यान दो, ये बात तो केवल उस स्पेसिफिक पोजीशन की हो गई कि लेफ्ट साइड पे डाइजेशन हो रहा है या राइट साइड पे हो रहा है, बट ये भी सफिशिएंट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये रेसिड्यू स्पेसिफिक मैनर में ट्रीट करते हैं कि अगर सी साइड ऑफ एन टर्मिनस पे डाइजेशन हो रहा है तो एन टर्मिनस पे कौन है ये मैटर करेगा, क्योंकि सब जगह तो एडमिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो नहीं सकता। टेबल देखो जरा सा, टेबल पे आइएगा, देखो एडमिन में आपने लिख दिया था आर एन शुड बी एनी अमाइनो एसिड, मतलब कोई भी अमाइनो एसिड हो इस पोजीशन पे चलेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी में आपने लिख दिया था आर एन कुड बी एनी अमाइनो एसिड, और इवन आप एक जगह पे और लिखोगे अमाइनो पेप्टाइडेज एम में, अमाइनो पेप्टाइडेज एम में सी साइड ऑफ एन टर्मिनस पे कट करता है ये कुछ एडमिन की तरीके से, और इसमें भी आर एन कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। बट लुक एट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, क्या दिया गया, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एन साइड ऑफ सी टर्मिनस। इनकी स्पेसिफिसिटी है कि नहीं है? आर एन आर्जिनिन लाइसिन प्रोलीन दिया गया आपको, आर्जिनिन लाइसिन, एंड यहां पर क्या दिया गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में आर्जिनिन लाइसिन और एसिटाइलेटेड अमाइनो एथाइल सिस्टीन। क्या समझ में आया कि कुछ रेसिड्यूज ऐसे होंगे जो किसी भी अमाइनो एसिड के टर्मिनल पोजीशन पे होने से डाइजेस्ट करेंगे, कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे, कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे, लेकिन कुछ प्रोटीज कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो रेसिड्यू स्पेसिफिक मैनर में डाइजेशन करेंगे। ये बात समझ में आई सभी को? अब जरा एक पार्ट और देखो, यहाँ पर आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए दिया गया है और इसके साथ क्या दिया गया है इसको देखो, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी देखो, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी में क्या दिया गया, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस। एन साइड ऑफ सी टर्मिनस का मतलब क्या है, ये सी टर्मिनस हो गया तो एक्स वाई अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पे डाइजेशन होगा। अब यहाँ पर एक पार्ट और आपको दिया गया है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी एक्चुअल में बेसिक को कट करता है, आर्जिनिन और लाइसिन को, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस आपने देखा, बट इसके साथ ब्रैकेट में देखिएगा आपको दिया गया आर एन माइनस वन शुड नॉट बी प्रोलीन, ऐसा कुछ लिखा है। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी की, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ा आपने, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस, है ना, हाँ, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस। ठीक है, सही कर रहे थे हम लोग, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस, और आर एन शुड बी लाइसिन या फिर आर्जिनिन, और क्या लिखा है वहां पर, आर एन माइनस वन शुड नॉट बी प्रोलीन। इसका मतलब क्या है, इसके इसकी कंडीशन जरा देखो, अगर आपको दे दिया गया के आर एम टी आर पी आर, ठीक, रेसिड्यू समझ में आया, ये अमाइनो टर्मिनस हो गया, ये कार्बोक्सिल टर्मिनस हो गया। अब देखो सी टर्मिनस पे आइडियली तो आपको आर्जिनिन दिख रहा है, बताइए, सी टर्मिनस पे आइडियली तो आपको आर्जिनिन दिख रहा है ना, बट यहाँ पे कट नहीं होगा क्योंकि हमारे ससेप्टेबल रेसिड्यू से ठीक पहले प्रोलीन बैठा हुआ है। ये आर एन आपने लिख दिया तो ये आर एन माइनस वन हो गया ना उसके ठीक पहले की पोजीशन, यस, आर एन से उस ससेप्टेबल रेसिड्यू से ठीक पहले, यस अदिति,
हाँ, प्रोलीन होगा तो कट नहीं होगा, तो प्रोलीन जहां जहां आप वहां वहां पर उतने केयरफुल रहेंगे। ठीक है, प्रोलीन की पोजीशन जहां जहां आपको मिलेगी वहां पर आप केयरफुल रहेंगे। ठीक है, ये स्टोरी क्लियर ना सभी को? ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब देखो इसमें पहले एक बार इन सबको फिर से ध्यान से देख लो, क्या क्या नाम आपको दिए गए हैं। बहुत अच्छी टेबल ये बना के आपको दी गई है आपकी किताब में, जो ऑलरेडी आपके पास में है। इसमें बहुत सारे नाम आपको एक जगह पे असेंबल करके दिए हैं। आप लेहनिंजर वगैरह उठा लो, व्हाइट एंड व्हाइट उठा लो, हापर कोई जनरल बायोकेमिस्ट्री किताब आप उठाओगे तो एक किताब में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं, कई जगह से इसको असेंबल करके दिया गया है आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो एडमिन प्रोसीजर आपने समझ लिया, कार्बोक्सीपेप्टाइड ए समझ लिया, बी समझ लिया, सी समझ लिया। अब जरा सा कॉमनैलिटी देखो, जितने भी कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस है ना, ये सब एन साइड ऑफ सी टर्मिनस पे कट करते हैं। अगर आप साइट वाइज देखो तो कॉमनैलिटी है, ऑब्वियसली स्पेसिफिसिटी अलग है, लेकिन साइड वाइज कॉमनैलिटी इसको आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। एडमिन प्रोसीजर अगर आप देखो और इसके साथ साथ में आप इस अमाइनो पेप्टाइडेज एम को देखो तो ये लोग कुछ कॉमन दिखते हैं। ल्यूसिन अमाइनो पेप्टाइडेज नाम से बिल्कुल अलग है कि अगर ल्यूसिन होगा एन टर्मिनस पे तभी ये कट करेगा। तो ये पांचों पार्ट तो आपको याद हो गए ऑलमोस्ट। कौन बचा आपका? ये बचा पायरोग्लूटामेट अमाइनो पेप्टाइडेज और हाइड्रोजिनोलिसिस, ये दो बचे, इनको और याद कर लीजिएगा। बट प्रायोरिटी बेसिस से पहले आप इनको तैयार करेंगे, कर लेंगे ना। उसके बाद अब आएगा इंटरनल क्लीवेज। तो इंटरनल क्लीवेज में और सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। इंटरनल क्लीवेज समझो जरा सा, पहले तो इंटरनल क्लीवेज समझो। इंटरनल क्लीवेज मतलब इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को कट किया जाएगा। देखिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, बिना एग्जांपल के तो एक्सप्लेनेशन मुश्किल होगा। ए के आर एम टी आर पी वाई। देखो एक पेप्टाइड मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऑक्टा, 8 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? एन लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सी। अब इतना तो सबको समझ में आ रहा है, अमाइनो टर्मिनस कार्बोक्सिल टर्मिनस। अब अगर हम इंटरनल प्रोटीएज की बात करें, कई सारे होते हैं, आप अभी पढ़ेंगे, साइनोजन ब्रोमाइड है, ट्रिप्सिन है ना, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिन मिलेगा आपको, है ना, पेप्सिन मिलेगा। उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस प्रोटीएज मिलेगा, एसिड फॉस्फेटेज मिलेगा, थर्मोलाइसिन मिलेगा, कई सारे नाम मिलेंगे और सब अपने अपने स्पेसिफिक साइट पे ट्रीट करेंगे, कट करेंगे पॉलीपेप्टाइड को। तो फिलहाल जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ना, इनका यहाँ और यहाँ तो लेना देना बिल्कुल नहीं है। बताइए कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज से? These are internal proteases. They are meant to cleave at internal peptide bond. They are not specific for these positions. Aren't they? नहीं है ना ये भाई, ना यहाँ पर डाइजेशन होगा ना यहाँ पर डाइजेशन होगा। तो पहले तो आप क्लियर हो जाओ कि क्या आपको नहीं करना है। अगर सवाल में आपको इंटरनल प्रोटीजेस दिए हैं तो आप उन पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं टच करोगे। किसको? जो टर्मिनल पोजीशन पे है, एक एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस। तो क्वेश्चन में अगर आपको इंटरनल प्रोटीजेस दिए गए हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनाने के साथ साथ पहले आप इस पोजीशन को ब्लॉक कर दो कि हमें इस रास्ते नहीं जाना है, ये हमारा साइट नहीं है। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? आपने सपोज आपको ट्रिप्सिन दे दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल में ट्रिप्सिन दिया था। अब जरा सा आपने टेबल में देखिएगा, आप टेबल में लिखा होगा कि जो ट्रिप्सिन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरनल प्रोटीएज है, और ये डाइजेशन किस पे करता है? लाइसीन या फिर आर्जिनिन। लाइसीन और आर्जिनिन के क्या लिखा है? सी साइड लिखा है, सी साइड ऑफ आर एन लिखा है ना, एंड आर एन शुड बी लाइसीन और आर्जिनिन, लिखा है ना ऐसा। और ऐसा भी लिखा होगा कि आर एन प्लस वन शुड नॉट बी प्रोलीन, ऐसा भी लिखा होगा कि आर एन के बाद में, मतलब लाइसीन या आर्जिनिन के बाद प्रोलीन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो पेप्टाइड बॉन्ड डाइजेस्ट नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन में समझते हैं, इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन में समझते हैं इस एग्जाम्पल से। हम नंबरिंग करते हैं, आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7। आप मुझे सब लोग चैट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा है जो ट्रिप्सिन ट्रीट करेगा, जो ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट होगा। कोई है या नहीं है तो कौन सा है?
अधूरे आंसर्स आ रहे हैं, अधूरे आंसर्स आ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है अधूरे आंसर्स है? मतलब ऐसे हम कैसे मान ले, किसी ने 2 लिखा, किसी ने 3 लिखा। बेटर टू राइट 2,3। लिख दो भाई, कोई तो लिख दो। यस फरहत, अनामिका आप लिखने लगे आप। हाँ कैसे लिख सकते हो आप? यस अजीत 3,4,5,6, 3,4,5,6। तुम रेसिड्यू लिखा है क्या बेटा अजीत तुमने? 6 नहीं होगा अनामिका, क्योंकि पी है, प्रोलीन है। हाँ जी ठीक है, बट आप लोगों ने जब लिखा था तो सब कुछ सही लिखो, गड़बड़ नहीं चलेगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं चलेगा। एक ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड कट होगा, अभी सबने सही लिख दिया, और ये वाला भी होगा। आप रुक रुक के लिख रहे थे, किसी ने 2 लिखा, फिर बाद में 3 शायद आपने भेजा। ठीक है चलो, देखो यहाँ पर एम के बाद तो होगा नहीं, है ना अजीत, एम के बाद नहीं होगा, टी के बाद भी नहीं होगा क्योंकि थ्रियोनीन है। आर के बाद जो प्रोलीन है, मतलब आर्जिनिन के बाद जो प्रोलीन है, तो 6 वाले पे डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हमारा ये रेसिड्यू ससेप्टेबल है, और इसके बाद प्रोलीन से पैकिंग कर दी गई, तो यहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा। तो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे कट होगा के के बाद, के इज लाइसिन ना, और आर इज आर्जिनिन, और ये के और आर के दाहिनी तरफ कट करता है, सी साइड ऑफ आर एन। आर एन के और आर हो गया, इसका सी साइड क्या है, ये हुआ ना भाई। अमाइनो एसिड आप बनाते हो, मैं बार बार बता रही हूँ, सी साइड ये हो गया ना, और एन साइड ये हो गया, तो इधर ही तो कट होगा। आई होप क्लियर है सभी को, ये पार्ट क्लियर है। तो इसमें आपने क्या समझा, इंटरनल प्रोटीएज अगर दिया गया है तो पहले तो आप टर्मिनल पोजीशन को ब्लॉक करो। दूसरी चीज आप ढूंढो कि उस पॉलीपेप्टाइड में आपका ससेप्टेबल रेसिड्यू कहां पे दिया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोलीन है कि नहीं, ये भी आप चेक करो, और प्रोलीन की पोजीशन क्या है। जैसे इसी सवाल में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी सवाल में अगर मैं इस प्रोलीन की पोजीशन को चेंज कर दूं, समझो जरा सा, इस सवाल में अगर हम एक चेंज करें, इस आर को आर फॉलोड बाय आर कर दे और आर के पहले पी कर दे, अब मुझे बताइए अब क्या होगा। अगर आर के पहले पी कर दे और आर के बाद आर कर दे, अब 6th पोजीशन और 5th पोजीशन पे क्या होगा? देखो 6 पे तो डाइजेशन हो जाएगा भाई। अनामिका 7 कैसे लिख दिया बेटा? 7 नहीं लिख सकते हो, 7 तो टर्मिनल है, 7 लिख ही नहीं सकते हो अनामिका। हाँ 2 होगा, 3 होगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 पे नहीं होगा, हाँ 7 पर हो जाएगा जी। ठीक है फरहा, तुम्हारा भी सही है, 2 3 6 अनामिका, बट नॉट ऑन, देखो 5। अब सुनो सुनो, कुछ लोगों ने लिखा बट नॉट ऑन 5। देखो 5वें पे समझो, अदिति और जिसने भी लिखा है, अजीत ने लिखा है और फरहत ने लिखा है, देखो मेरी बात समझो, आर के पहले प्रोलीन आप रखो या ना रखो, आर के पहले आप प्रोलीन रखो या ना रखो, इससे आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर के बाद अगर आपने प्रोलीन रखा है तो प्रॉब्लम होगी। अब जरा सा इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, केवल इस पार्ट को। हमने लिख दिया ए पी आर पी वाई, इसी का दूसरा ऑल्टरनेटिव लिख दिया ए आर पी वाई। हम क्या लिखते हैं, सी साइड ऑफ आर एन, एंड आर एन प्लस 1 शुड नॉट बी प्रोलीन इन केस ऑफ ट्रिप्सिन, यही तो लिखते हैं हम लोग। तो भाई आर के बाद प्रोलीन है या नहीं है ना, ये हमें चेक करना है। इसके पहले प्रोलीन हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब हम सी साइड की बात कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आई? तो उसके पहले तो पहले भी कट नहीं हो रहा था, हमने बस आपको ये समझाया कि अगर यहां पर आप आर कर दो तो यहां पर कट हो जाएगा, यहां पर अगर आप पी कर दो तो यहां पर कट नहीं होगा। इसके पहले आप ए रखो, पी रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस कंडीशन में? जब आप सी साइड की बात करो, जब सी साइड ऑफ आर एन पे कट हुआ है। किसमें किसमें मिल रहा है टेबल में अपने देखिए, साइनोजन ब्रोमाइड में मिल रहा है आपको, मेथियोनिन के सी साइड पे, है ना, आपको ट्रिप्सिन में मिल रहा है, टेबल में देखते चलिएगा, के और आर का दिया गया है आपको। काइमोट्रिप्सिन देखिएगा, काइमोट्रिप्सिन देखिएगा, इसमें भी आपको एफ डब्ल्यू वाई दिया गया होगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और इसके अलावा जहां तक मुझे याद है, देखिएगा एसिड फॉस्फेटेज में क्या है बच्चों,
एसिड फॉस्फेटेज में भी शायद डी और ई दिया गया होगा, और ये भी शायद सी साइड पे करेगा, है ना, डी और ई पे सी साइड पे ही करेगा, स्टेफाइलोकोकस शायद एन साइड पे करेगा। तो इन सबको पहले सिंबल कर लीजिएगा कि इंटरनल प्रोटीएज में कौन से ऐसे हैं जो आरएन के सी साइड पे कट कर रहे हैं, मतलब राइट साइड पे, है ना। चलो वापस आते हैं टेबल पे, एक बार आपको दिखाते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल्स और आपको समझाएंगे। देखो क्या दिया गया, इंटरनल क्लीवेज साइनोजन ब्रोमाइड सी साइड ऑफ आरएन, आरएन शुड बी मेथियोनिन, ट्रिप्सिन सी साइड ऑफ आरएन, आरएन शुड बी आर्जिनिन लाइसिन या फिर जो मॉडिफाइड सिस्टीन है, एंड आरएन +1 प्रोलीन नहीं होना चाहिए। काइमोट्रिप्सिन सी साइड ऑफ आरएन, फेनाइल एलिन ट्रिप्टोफैन टायरोसिन, कुछ किताबों में ल्यूसिन होता है, बट अभी ल्यूसिन आप कंसीडर मत करिएगा, ठीक है। और फिर आपको पेप्सिन दिया गया, अच्छा हाँ, पेप्सिन और थर्मोलाइसिन, जरा सा इनको बाहर लेके चलते हैं। अच्छा देखो, एसिड फॉस्फेटेज जो है वे एन साइड ऑफ आरएन पे कट करता है, देखो यही मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसको करेक्ट कर दो। अभी जो यहाँ पर मैंने लिखा, इसमें स्टेफाइलोकोकस जो होगा, इसको समझो, इसमें ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की तरीके से, साइनोजन ब्रोमाइड की तरीके से स्टेफाइलोकोकस एक्ट करेगा सी साइड ऑफ आरएन पे। एसिड फॉस्फेटेज जो होगा ना, ये एन साइड ऑफ आरएन पे कट करेगा। तो अब इन तीनों को बाहर लेके चलते हैं, किसको किसको, पेप्सिन, थर्मोलाइसिन और एसिड फॉस्फेटेज। समझ में आ रहा है, पेप्सिन, थर्मोलाइसिन और एसिड फॉस्फेटेज क्या कर रहे हैं, आरएन के पहले कट कर रहे हैं, मतलब एन साइड ऑफ आरएन पे, ठीक है, एन साइड ऑफ आरएन पे। कौन कौन है, पेप्सिन है, थर्मोलाइसिन और एसिड फॉस्फेटेज। अब एक एग्जांपल लेते हैं, पेप्सिन का एग्जांपल लेते हैं, बाकी आप याद सभी करोगे। पेप्सिन भी है आपका, एसिड फॉस्फेटेज भी है, एसिड फॉस्फेटेज भी है ना। अभी करेक्शन कर लीजिए फिर से, स्टेफाइलोकोकस में आपने सी वाला देखा था, ये एन पे कट करेगा, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये एन साइड ऑफ आरएन पे, ठीक है, ये देखिए एन साइड ऑफ आरएन, एन साइड ऑफ आरएन। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, किसका, पेप्सिन का लेते हैं, जो सबसे बड़ा है। पेप्सिन में आपको क्या दिया गया कि पेप्सिन एन साइड ऑफ आरएन पे कट करेगा, और ये कैसा है, ये इंटरनल प्रोटीएज, इंटरनल प्रोटीएज। और इसकी स्पेसिफिसिटी आपको किसकी दी गई है, बताइए, FWY, D, E और L, ऐसा कुछ दिया है शायद, ठीक है। FWY जो अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के हो गए, D और E एसिडिक वाले हो गए, और ल्यूसिन आपका एलिफैटिक हो गया। तो पेप्सिन कहाँ पे डाइजेशन करेगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, KDMYLTE। चलिए बताइए, आप बताइए कहाँ पे डाइजेशन होगा, हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, आप बताइएगा। सी टर्मिनस हो गया, 1 2 3 4 5 6, किसको ब्लॉक कर दे, पहले ये बताइए, किसको ब्लॉक कर दे, कौन से पेप्टाइड बॉन्ड को ब्लॉक कर दिया जाए, अगर पेप्सिन से डाइजेस्ट करने जा रहे हैं तो किसको ब्लॉक कर दे। पेप्सिन इंटरनल प्रोटीएज है ना, मैंने ये कहा कि आप जो है, अगर इस प्रोटीएज को आपको हाँ, टर्मिनल वंस को, ठीक है, वैशाली और अनामिका भाई रीलॉग इन करो, इस वाले पेप्टाइड को, इसको और इसको आप ब्लॉक कर दोगे, क्यों कर दोगे, क्योंकि टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है, और इन पे आप ढूंढोगे, भाई पेप्सिन कैसा है, इंटरनल प्रोटीएज है ना, पेप्सिन कैसा है, इंटरनल प्रोटीएज है, तो इंटरनल प्रोटीएज कभी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को थोड़ी ट्रीट करेगा, तो ना यहाँ पर डाइजेशन होगा, ना ही यहाँ पर डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के चांसेस कहाँ पे है, 2 3 4 5 ढूंढो आप। देखो डी से आपने क्या पढ़ा, एन साइड ऑफ आर एन, और आर एन में आपने क्या पढ़ा था, डी भी पढ़ा था, ई भी पढ़ा था, एफ भी पढ़ा था, डब्ल्यू भी पढ़ा था, वाई भी पढ़ा था। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, आपको डी के पहले जो पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है ना, वो टर्मिनल है, तो डी है, लेकिन के और डी के बीच का बॉन्ड नहीं कट होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है। कहां पर डाइजेशन होगा? 3-4 पे हो सकता है। लता ठीक है, 3-4 दोनों चलेगा, 3-4 दोनों चलेगा, बिकॉज आई हैव रिटन एल। ठीक है, चलो इसको ई कर दिया हमने। अब बताओ, अब बताइए क्या होगा? y के पहले मतलब सी साइड ऑफ y एंड सी साइड ऑफ ई पे कट होगा। अब इसी पेप्टाइड को हम चेंज कर रहे हो, सबका आंसर आना चाहिए इसका। इस पेप्टाइड को अगर हम चेंज कर दे, m की जगह अगर p कर दे, अगर m की जगह प्रोलीन कर दे, अब बताइए कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड कट होगा? अब बताइए कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड कट होगा? यस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रूपांजलि, फरहत, सभी का सही है। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड 4, इजी, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी आपने इस वाले प्रोलीन रेसिड्यू को ब्लॉक, इस वाले पेप्टाइड बॉन्ड को प्रोलीन से ब्लॉक कर दिया। यहां पर हमें क्या देखना होगा? यस, अजीत, फरहत, रोशनी, सभी का सही है। यहां पर क्या देखेंगे बच्चों? Rn-1 शुड नॉट बी प्रोलीन। देखो, ट्रिप्सिन में आप बाद वाली पोजीशन को कंफर्म कर रहे थे, और पेप्सिन में आप क्या कर रहे हो? पहले वाली पोजीशन के लिए केयरफुल हो। तो इट्स अबाउट साइट, इट्स अबाउट लोकेशन, कि सी साइड पे कट हो रहा है या एन साइड पे कट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है कि प्रोटीज इंटरनल है या टर्मिनल है। फिर आपको चेक करना है कि आपके पॉलीपेप्टाइड में जो प्रोटीज दिया गया है उसके ससेप्टेबल रेसिड्यूज है कि नहीं है। उसके बाद आप प्रोलीन की पोजीशन चेक करोगे, फिर अपने प्रोटीज का एन या सी साइड चेक करोगे, और टर्मिनल और इंटरनल के आते ही आप कुछ उन साइड को ब्लॉक कर दोगे जहां पर आपको टच नहीं करना है। लाइक अगर टर्मिनल प्रोटीज भी दिए गए ना बच्चों, तो आप क्या करोगे? मिड वाले को ब्लॉक कर दोगे। अगर आपको टर्मिनल प्रोटीज दिया गया है तो आप क्या करोगे? मिड वाले पॉलीपेप्टाइड को, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्लॉक कर दोगे। भाई टर्मिनल वाले में तो केवल टर्मिनल पे जाना है, इंटरनल वाले पे इंटरनल पे जाना है। और इन सब के साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान देनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या? प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी आपको ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड कई बार आपको दिया जाता है और बीटा मर्केप्टोएथेनॉल नहीं दिया आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बीटा मर्केप्टोनॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्योंकि अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड दिया गया है और बीटा मर्केप्टोनॉल यूज किया गया है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर बीटा मर्केप्टोनॉल या डीटीटी या कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज किया गया तो डाइसल्फाइड बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ बीटा मर्केप्टोएथेनॉल, ये दोनों चीजें भी आपको मॉनिटर करनी होंगी क्वेश्चंस में। कोई दिक्कत नहीं है किसी को इस पार्ट तक? देखो नीचे नाम और भी आपको दिए गए, एसिड फॉस्फेटेज, स्टेफाइलोकोकस प्रोटीज, थ्रोम्बिन दिया गया है ना, हाइड्रोक्सिलमीन दिया गया, 2-नाइट्रो-5 थायो साइनोबेंजीन दिया गया है, ओ आइडो सोबेंजोएट दिया गया। ये सब आपको याद करना है। इसको कैटेगराइज करिएगा धीरे धीरे, है ना, इसको धीरे धीरे से कैटेगराइज करिएगा कि किसके बाद में क्या चीजें हो रही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पहले ट्राई करो। ये जून 2014 का है, पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर जो थोड़े से टफ वाले हैं उन पे आएंगे। कंसीडर द स्ट्रक्चरलेस ऑलिगोपेप्टाइड RGPSTKMPEYGSTD, बड़ी सी पॉलीपेप्टाइड आपको दी गई है। The number of bonds that will be cleaved by trypsin and chymotrypsin treatment separately. अगर इस पॉलीपेप्टाइड को आप ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन से इंडिविजुअली ट्रीट करोगे तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? ठीक है, ये आपको पता करना है। तो पहले पूरी पॉलीपेप्टाइड नोट करिए फटाफट से। मैं क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, ये क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। कुछ हिंट आपको दे रहे हैं। ट्रिप्सिन इंटरनल प्रोटीएज है,
सी साइड ऑफ आर एन पे कट करता है, आर एन शुड बी के एंड आर, लेकिन आर एन प्लस वन शुड नॉट बी प्रोलीन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन आपको पता है इंटरनल प्रोटीएज है, कहां पर कट करेगा, अरोमेटिक पे, और सी साइड ऑफ आर एन पे कट करेगा। चेक करिए क्या होगा। अजीत बेटा रिफ्रेश करिए, बाकी लोगों को स्लाइड विजिबल है ना? अनामिका, विशाली, फरहत, बाकी लोगों को स्लाइड विजिबल है? ठीक है, देखो अगर ज्यादा लोग के साइड नहीं दिखेगा तब समझिए आप मेरे साइड से प्रॉब्लम है, ऐसा रेयर होता है ना कि अगर किसी एक के एंड पे प्रॉब्लम हो रही तो बेटर आप फटाफट से रिफ्रेश कर लो। बाकी अजीत बेटा बुक होगी आपके पास में ना एमसीक्यू वाली, उसमें चले जाओ जून 2014 के साइड पे, बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओ, उसमें एंड की तरफ जहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया वहां पहुंच जाओ। लेटेस्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए इससे, दिसंबर 23 में जो क्वेश्चन बनाया गया था वो गलत बनाया गया था सीएसआर की तरफ से, बाकी कई बार इस पे क्वेश्चन आए हैं। विशाली ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। फरहत, सोनाली, आशुतोष। आशुतोष एग्जाम्स खत्म तुम्हारे कि अभी है डिसर्टेशन वगैरह? अदिति, शिप्रा, तुम लोग भी आंसर करो भाई। लता, सबका ए आंसर आ रहा है। सोनाली, विशाली ने केवल सी लिखा है, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। विशाली चेक करो क्या गड़बड़ की है तुमने। देखो ट्रिप्सिन से डाइजेशन कहाँ होगा, पिटोगे तुम लोग, ध्यान से देखो चीजें, गड़बड़ नहीं करो। फ्रेगमेंट साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इतना केयरलेस नहीं चलेगा। वैशाली आगे से केयरफुल रहो, ठीक है, इतना केयरलेस नहीं हो सकते आप। ठीक है, तो आर जी पी एस टी के बाद एक कट कर दिया आपने, और उसके बाद कोई कट आई थिंक नहीं है, आर कहीं पे है नहीं, आर है तो टर्मिनल पे है, यहाँ पे डाइजेशन होगा नहीं, यहाँ पर भी आर टर्मिनल पे है, तो ट्रिप्सिन से एक बॉन्ड कट हो गया। काइमोट्रिप्सिन से कितना हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिन दूसरा कलर ले लेते हैं, आर जी पी एस टी के एम पी, वाई और जी के बीच किया ना आपने, क्यों वाई और जी के बीच कट किया आपने, और कहाँ पे किया, डब्ल्यू और एच के बीच, डब्ल्यू और एच के बीच, है ना, तो दो बॉन्ड हो गए, वाई और जी के बीच का और डब्ल्यू और एच के बीच का, तो इसमें दो बॉन्ड हो गए। अजीत देखा तुम्हें क्वेश्चन? वैशाली तुम्हें गलती दिखी? सबने यहीं पे कट किया था ना, सबने यहीं पे डाइजेस्ट किया था ना। दो तीन नहीं होगा बच्चे, दो तीन नहीं होगा, एक दो होगा। ट्रिप्सिन से एक बॉन्ड डाइजेस्ट होगा और काइमोट्रिप्सिन से दो बॉन्ड डाइजेस्ट होंगे। आर जो टर्मिनल पोजीशन पे, उस पे आप ट्रीट नहीं कर सकते, समझिए इस चीज को। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये जून 23 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा है, इसको भी देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई आपको। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व। काइमोट्रिप्सिन डज नॉट जनरेट पेप्टाइड विद सी टर्मिनल न्यूट्रल अमाइनो एसिड। उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी पॉलीपेप्टाइड को, है ना, आपको चार पांच स्टेटमेंट दिए गए, आपको सही स्टेटमेंट पता करना है। काइमोट्रिप्सिन से अगर किसी पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट किया जाए तो पहले तो आप क्या लिख लो, ए के वाई एल एम। भाई काइमोट्रिप्सिन से अगर डाइजेशन करना है तो आप क्या रखोगे, आपके पॉलीपेप्टाइड में एफ डब्ल्यू वाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, क्यों? काइमोट्रिप्सिन से अगर डाइजेशन करें तो एफ डब्ल्यू वाई मस्ट बी योर पॉलीपेप्टाइड। हमने क्या बना दिया, ए के वाई एल एम बना दिया एक हाइपोथेटिकल पॉलीपेप्टाइड।
इसको जब आप काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे डाइजेस्ट कर देगा। ये क्या बचा आपके पास, AKY और क्या मिला आपको, LM मिला, एक ट्राइपेप्टाइड मिला और एक डाइपेप्टाइड मिला। ट्राइपेप्टाइड का N टर्मिनस पे क्या है, एलेनिन, और C टर्मिनस पे क्या है, टाइरोसिन। और यहां पर आपने क्या लिख दिया, N टर्मिनस पे ल्यूसिन और C टर्मिनस पे क्या है, मेथियोनिन। अब इन्होंने क्या बोला, काइमोट्रिप्सिन डज नॉट जनरेट पेप्टाइड विद C टर्मिनल न्यूट्रल अमाइनो एसिड। डज नॉट गलत है ना भाई, टायरोसिन कैसा है, न्यूट्रल ही तो है, टायरोसिन पे चार्ज थोड़ी है कोई। या टायरोसिन की जगह पर यहाँ पर फेनाइल एल्निन भी हो सकता था, W भी हो सकता था, ये चार्ज तो नहीं है ना। तो काइमोट्रिप्सिन से अगर आप ट्रीट करोगे तो आपकी पॉलीपेप्टाइड का एक टुकड़ा जरूर ऐसा मिलेगा जिसके C टर्मिनल पोजीशन पे न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो। सभी को समझ में आया? क्योंकि काइमोट्रिप्सिन आपके ससेप्टेबल रेसिड्यू के C साइड पे कट कर रहा है, तो C टर्मिनल एक ऐसा जरूर आपको मिलेगा जिसमें या तो F हो, या तो W हो, या तो Y हो। तो पहला स्टेटमेंट क्योंकि डज नॉट लिखा है तो हमने इसको क्रॉस कर दिया, इसके कारण हमने पहला ऑप्शन भी क्रॉस कर दिया जिसमें आपको ABC दिया गया है ना। BDF करेक्ट है। अजीत आते हैं अभी क्वेश्चन पे, है ना। बी देखो, ट्रिप्सिन जनरेट्स पेप्टाइड विद C टर्मिनल बेसिक अमाइनो एसिड, ये ठीक है। अगर आपने इसी पॉलीपेप्टाइड को ट्रीट कर दिया ट्रिप्सिन से तो आप AK मिल गया, K मिल गया मतलब C टर्मिनस पे क्या मिल गया, बेसिक मिल गया। सो ट्रिप्सिन जनरेट्स पेप्टाइड विद C टर्मिनल बेसिक, बी करेक्ट हो गया। अच्छा आपने सिलेक्शन कर लिया, हाँ ठीक है, बढ़िया, BDF करेक्ट है। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी एक्ट्स ऑन एरोमेटिक, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी बेसिक पे कट करता है, जो टेबल अभी आपको लर्न करा रहे थे। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एम्प्लॉय जिंक आयन फॉर हाइड्रोलिसिस, ये स्टेटमेंट सही है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए जो हाइड्रोलेज है ये जिंक डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। ठीक है भाई, सबके आंसर्स आ गए। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। मैंने दिसंबर 23 वाला क्वेश्चन नहीं डाला है जानबूझ के, पावर पॉइंट में आपको नहीं करा रहे हैं, उसको देखिएगा, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, उसमें कमी है क्वेश्चन में। सीएसआई ने क्वेश्चन डिजाइन तो किया सीक्वेंसिंग का, लेकिन उसके फ्रेगमेंट प्रॉपर नहीं बनाए उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो ओपन टू ऑल होता है ऐसा क्वेश्चन, जब गलत क्वेश्चंस आपको दे दिए आते हैं तो उसमें अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसमें मार्किंग दी है। अब देखो जून 23 का क्वेश्चन देखो, ए पॉलीपेप्टाइड वाज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद इंडिकेटेड रिजल्ट, एसिड हाइड्रोलिसिस से, अमाइनो पेप्टाइडेज M से, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A B से और ट्रिप्सिन से आपने डाइजेस्ट किया तो आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अमाइनो पेप्टाइडेज M और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A B से कोई फ्रेगमेंट नहीं मिला, और एसिड हाइड्रोलिसिस से आपको ये कॉम्पोजिशन मिला। ठीक है, ट्रिप्सिन फॉलोड बाय एडमेंट डिग्रेडेशन ऑफ सेपरेटेड प्रोडक्ट्स, आपको ये पॉलीपेप्टाइड मिली। आपको पता करना है which one of the following represent the primary structure of the peptide, पेप्टाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। आसान है ना। देखो आप इस टेबल को अगर देखो, जो टेबल अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसको जरा सा ओपन करिएगा, तो वहां पर आपको अमाइनो पेप्टाइडेज M और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए बी का रोल मिलेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए बी काफी सारे अमाइनो एसिड्स को कवर करेगा, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए आई थिंक सी साइड ऑफ एन टर्मिनस पे कट कर रहा है, चेक करिएगा। एडमिन डिग्रेडेशन और अमाइनो पेप्टाइडेज एम क्या करता है, सी साइड ऑफ एन टर्मिनस पे करता है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करते हैं, एन साइड ऑफ सी टर्मिनस पे, है ना। तो अगर आपको अमाइनो पेप्टाइडेज एम और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए बी से कोई फ्रेगमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी पॉलीपेप्टाइड कैसी है, लीनियर है, सॉरी सर्कुलर है, लीनियर नहीं है, साइक्लिक है। और साइक्लिक होने के साथ साथ आर्जिनिन और लाइसिन आपके इसमें कहीं ना कहीं होंगे। आपको यहाँ पर लाइसिन दिख रहा है और यहाँ पर आपको आर्जिनिन दिख रहा है। अगर ट्रिप्सिन से कट करने पे आपको फ्रेगमेंटेशन मिल रहा है, यस ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो आप कि अगर आपने किसी पॉलीपेप्टाइड को फ्रेगमेंट किया और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, डाइजेशन का कोई पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है, मतलब उसमें कहीं पर एंड वाली पोजीशन है ही नहीं, और एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तब तो आपको पता है आपकी पूरी पूरी पॉलीपेप्टाइड लीनियर भी नहीं होगी, बल्कि इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत।
एक कट यहाँ कर दो और एक कट कहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, सी साइड पे, लाइसिन के सी साइड पे और आर्जिनिन के सी साइड पे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ये करते हैं, ठीक है। अच्छा रोकते हैं, यहीं पे रोकते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप प्रोटीज की टेबल को और रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी बायोकेमिस्ट्री की जब शेड्यूल होगी वो आपको बता देंगे। फिलहाल कल वाली क्लास आपकी टेक्निक की होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्योंकि टेक्निक के पार्ट में कुछ चीजें ऐसी जहां पर प्रोटीन केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए सेकंड थर्ड बैच के लिए ये वाला टॉपिक किया था हम लोगों ने, ठीक है। चलिए टेबल बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, और कोई डाउट हो तो और अपना रखिएगा। आप देख रहे हैं ना, टेबल अगर प्रिपेयर कर लिया ढंग से तो आप बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बाकी क्वेश्चन भी कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट बच्चों, मोस्ट वेलकम बच्चों।